की जंग हार जाता है। कोविड से एक और मौत, कल का दिन हिंदुस्तान की तारीख में अब तक सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड करने का दिन भी था और कल भी अमवात अब से इस कोविड की अब तक की सबसे बड़ी तादाद में हुई थी। और जम्मू कश्मीर की कश्मीर वादी में अमवात का सिलसिला बराबर जारी। 2 जम्मू में हुई, 22 अब तक कश्मीर में हो चुकी हैं और कल रामबन में जो तादाद आई थी, उससे पहले कुपवाड़ा में जो पॉजिटिव केस की तादाद आई थी, बात फिर कुलगाम तक चली थी और शोपियां से होते हुए फिर श्रीनगर पहुंची थी। उस सारे के बीच में यही कहा जाता है कि कोविड का मर्ज लाइलाज मर्ज है, कोई इसका इलाज नहीं है और इस लाइलाज मर्ज का इलाज आपके पास है और वो है लॉकडाउन, वो है घर में रहना। तो लॉकडाउन की सूरत हाल और उस पर आम लोग क्या कहते हैं, जरा आप भी देखिए, हम भी सुनेंगे, जरा गौर करिए, जरा गौर फरमाइए। मेरा मानना यही है कि ये जो आजकल ये वबा फैल गया है पूरी दुनिया में, कोविड-19, तो इससे हर किसी इंसान को डरना चाहिए क्योंकि ये बड़ा जानलेवा मसला है। तो हमें बिल्कुल भी इस मामले में इसको लाइटली नहीं लेना है, तो वी शुड टेक इट सीरियसली। तो बहुत मैंने देखा आजकल बड़ी भीड़ होती है सड़कों पे या लोग खुलेआम घूम रहे होते हैं विदाउट मास्क्स, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एवरीबडी शुड टेक इट सीरियसली एंड दे हैव टू अवॉइड द मॉब, दे हैव टू अवॉइड कि बाजार नहीं निकलना चाहिए। तो ये श्रीनगर की सड़कों का हाल अहवाल और उस पर आम लोगों का क्या है ख्याल। लेकिन सियासत के गलियारों में भी 2 दिनों से बड़ी उथल पुथल हो रही है। बताया जाता है कि कश्मीर में कोई सियासी खेल खेला जा रहा है और इसी सियासी खेल के मंजर में कभी बात बुखारी की आती है और कभी उमर अब्दुल्ला के दिल्ली कल जाने पर लोग सवाल उठाते हैं। बताया जाता है कि अल्ताफ बुखारी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल लेके आ रहे हैं और उसमें जम्मू कश्मीर के 12 लोग होंगे। ये बताया जाता है क्योंकि ये बताना तब शुरू हुआ जब राम माधव ने दिल्ली में बयान दिया कि ईद के बाद सियासी चहल पहल शुरू हुई और कश्मीर में उसी चहल पहल के पस मंजर में बुखारी का नाम वजीर आला की लिस्ट में भी लिखा गया, उनकी कैबिनेट भी बनाई गई और कुछ हल्कों ने यह भी बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बनेगी। बड़ी खबर चली, लेकिन उसी खबर के पस मंजर में कल उमर अब्दुल्ला अचानक दिल्ली पहुंचे। एक तो कोविड का खतरा, एक तो कोविड का डर और उस सारे के बीच में उमर अब्दुल्ला का कश्मीर से दिल्ली जाना। तो कुछ लोगों ने बताया कि उमर की दाढ़ी में तिनका है। ये तिनका पता तो नहीं चल सका, लेकिन कुछ हल्कों का यह भी कहना है कि कल शाम उमर अब्दुल्ला की दिल्ली में कुछ खास लोगों से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात का क्या पस मंजर था, क्या उमर अब्दुल्ला इस सारे में कहीं ना कहीं कोई खेल खेल रहे हैं? और कुछ हल्के इसी हवाले से भी कहते हैं कि बात तो कुछ है जिस पे बात की जा सकती है। और सियासत के गलियारों में इसी पस मंजर में मेरे साथी सईद रूफ भी नजर रखे हुए थे और सईद रूफ ने भी कई हल्कों से पूछा, जांचा और परखा कि आखिर बात कहां तक ले उड़ेगी। कहा जाता है कि बात दूर तक चली जाएगी और उस दूर तक चली बात में कुछ न कुछ कश्मीर की बात जरूर आएगी। क्या कहते हैं सईद रूफ, आप भी सुनिए। देखिए जनाब, आगा शहीदुल्लाह का स्टेटमेंट उस वक्त सामने आया जब यहाँ की जो सियासत है काफी गर्म है, क्योंकि काफी ज्यादा बातें जो है, काफी ज्यादा अफवाहें जो है मार्केट में गश्त कर रही है। एक तो अपनी पार्टी को लेकर जो अल्ताफ बुखारी की पार्टी है और उनकी एसोसिएट्स को लेकर बातें हो रही है, तो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की बातें हो रही है, काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स की बातें हो रही है कि अल्ताफ बुखारी को शायद केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा या उनके जो लोग हैं उनको एडवाइजर्स जो है वो बनाया जाएगा। ये भी काफी सारी बातें हैं जो अफवाहों का जो बाजार जो गर्म है, जो लोग कर रहे हैं। और इसी बीच में उमर अब्दुल्ला का अपने साथियों समेत जो है वो दिल्ली चले जाना, ये भी काफी ज्यादा अब कह सकते हैं कि मौजूद बहस बन गया यहाँ पे और लोगों ने इस पे भी बातें करना शुरू किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो वहाँ की लीडरशिप से, दिल्ली में जो मरकजी सरकार की लीडरशिप है उनसे मिलने जा रहे हैं और यहाँ की सियासत के हवाले से बात करना जा रहे हैं। 4G इंटरनेट के हवाले से भी ये भी खबरें आ रही है कि वो बात करना चाहेंगे। और इस बीच में आगा शहीदुल्लाह का जो बयान आया है, इन्होंने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। काफी ज्यादा जो इशारे हैं वो आगा रुहुल्लाह ने अपने स्टेटमेंट के जरिए दिए। उनका कहना था कि आर्टिकल को एब्रोगेट करने के बाद, मतलब 5 अगस्त के बाद की बात हम बात करें तो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडरान हैं
उन्होंने कोई बात नहीं की। अगरचे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर बंद भी रहे, मगर इस बीच में जो डिक्लेरेशन बनाया गया था, गुपकार डिक्लेरेशन, उसमें कहा गया था कि जो भी कोई फैसला होगा वो सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है मिलजुल कर वो फैसला करेगी यहाँ की सियासत को आगे बढ़ाने के लिए और आर्टिकल के हवाले से बात करने के लिए या डेमोसाइल के हवाले से बात करने के लिए। आगारोला ने कहा कि यहाँ की जो लीडरशिप है, उन्होंने काफी ज्यादा जो सवालात खड़े किए कि यहाँ की जो लीडरशिप है उन्होंने कोई भी बात नहीं किया आर्टिकल 370 को लेकर या डोमिसाइल को लेकर। उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को भी कोई भी कानून पास कर सकती है, कोई भी फैसला ले सकती है और वो इस फैसले में नहीं है। सना, मैं आपको याद दिलाऊं कि इससे पहले भी जब सरकार बनाने के हवाले से बातें हुई, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद का जब जो इंतकाल हुआ, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी को लेकर काफी ज्यादा जो अफवाहें थी कि ये सरकार बना सकती है। उस वक्त एक मारूफ टीवी चैनल पे आगारोला ने स्टेटमेंट दिया कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हिस्सा बन सकती है इस सरकार तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से किनारा कश हो सकते हैं। और आज भी आगारोला ने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा बना तो वो किनारा कश हो सकते हैं। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है आर्टिकल 370 को लेकर या डोमिसाइल राइट्स को लेकर, तो वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से किनारा कश हो सकता है। अब आइंदा आने वाले वक्त में पता चलेगा कि किस तरह की सूरत हाल बन सकती है सियासी गलियारों में। मगर अभी की बात करें तो आगारोला ने काफी ज्यादा जो है एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर गए हैं। तो ये बात सियासत की, कहा जाता है कि बेपरखी नहीं उड़ी जाती है। और कश्मीर में अफवाहों का जहां दौर भी है, वहां कश्मीर में यह भी कहा जाता है कि कश्मीर में कोई भी अफवाह बिला वजह की नहीं होती है। कुछ तो है जिसके पीछे की कहानी कोई और कर रहा है, कोई और सुना रहा है। फिलहाल सियासत और उसी सियासत के पस मंजर में कश्मीर के लॉकडाउन और लॉकडाउन के दौरान क्वारंटीन सेंटर्स और क्वारंटीन सेंटर्स की क्या सूरत हाल है, उस पर बिला वजह कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बिला वजह लोगों को तंग भी किया जाता है। कुछ लोगों को बिला वजह तंग किया जाता है, कुछ लोगों की मनमानियां भी हैं। लेकिन इस सारे के बीच में लोग ये भी कहते हैं कि हम तो टैक्स देने वाले हैं, हम सियासत की नहीं, हम बिल्कुल अपना हक मांगते हैं। और हक मांगते हुए अगर क्वारंटीन सेंटर में उन्हें वो कुछ ना मिले तो फिर ये नाइंसाफी होगी। क्वारंटीन सेंटर्स अब कश्मीर में डिवाइड हो चुके हैं, पेड क्वारंटीन और अनपेड क्वारंटीन। पेड क्वारंटीन सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन है और उसमें होटलों में रखा जाता है, और अनपेड यानी फ्री क्वारंटीन जो है उसमें जो कम्प्लेक्स हैं, सरकार की इमारतें, वहां पे रखा जाता है। लेकिन वहां पे बताया जाता है कि कोई इंतजाम नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि वहां खास ख्याल नहीं रखा जाता है। और कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से जो पॉजिटिव केस की तादाद आई है, उसमें यह भी कहा जाता है कि लोग तो साफ शफाफ क्वारंटीन सेंटर्स में जाते हैं, लेकिन वहां कुछ न कुछ है जो लोग वहां से पॉजिटिव होकर निकलते हैं। हकीकत कितनी वल्लाह आलम बिस्सवाब, लेकिन मेरे साथी भी इस पे नजर रखे हुए हैं। और मीर हिलाल हांजूरी ने लोगों से बात की, क्वारंटीन सेंटर्स पर भी नजर रखी, वहां की क्या सूरत हाल है आपको दिखाते हैं। मीर हिलाल हांजूरी बताते हैं। देखिए सनम, लोगों ने तो अब टैक्स और क्वारंटीन सेंटर्स को आपस में जोड़ने का सिलसिला शुरू किया है और अब ये मामला जो है सर चढ़कर बोलने लगा है, क्योंकि क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर जो लोग हैं उन्हें वो बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है, जिसको लेकर वो आए रोज एहतजाज करते हैं। यहाँ तक कि मीडिया की नोटिस में भी ये खबरें लाते हैं, ये शिकायतें करते हैं और हुक्काम की नोटिस में भी ये चीजें लाती हैं। लेकिन उनका मानना है कि अभी तक भी उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं किया जाता है, क्योंकि जब हम टैक्स के विजाविज देखते हैं, लोगों के अंदर अक्सर यह ख्याल रहता है कि शायद बिजनेस कम्युनिटी जो है या बिजनेस करा रहे ट्रेडर्स जो है, शायद वही सिर्फ टैक्स अदा करते हैं। शायद वो लोग जिनके खाते में 3 लाख 4 लाख या 5 लाख से ज्यादा रकम पर एनम जमा होती है, शायद वही टैक्स अदा करते हैं। लेकिन टैक्स हर कोई देता है और ये सोच जो है अब लोगों के अंदर भी उभरने लगी है, क्योंकि एक मार्च अगर 1 रुपए में भी हो उस पर भी लोग जो है टैक्स अदा करते हैं। बच्चा अगर कोई टॉफी खरीदेगा तो उस पर भी वो 5 रुपए की टॉफी क्यों ना हो, लेकिन उस पर भी वो टैक्स देते हैं। लेकिन अब लोग चाहते हैं कि इसका हिसाब मिले, क्योंकि उनका मानना है कि वो क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर है और वहां जब उन्हें वो फैसिलिटी नहीं दी गई है, यहां तक कि वहां पर जो अमला डिप्यूट किया गया है वो भी उनके साथ वैसा बिहेव नहीं करते हैं जिसके वो हकदार है। और इन चीजों को लेकर जो लोग वहां पर है वो कहते हैं कि इन क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर तो वो हैं बुनियादी सहूलियात से महरूम है और जो अमला वहां पर है वो भी मिसबिहेव कर रहे हैं, तो फिर वो टैक्स
किस चीज के लिए अदा कर रहे हैं? क्या ऐसे इस मिसबिहेविंग के लिए वो जो अपनी रकम है या जो अपनी टैक्स है वो मुलाजिम को एक तनख्वाह की सूरत में देते हैं, या फैसिलिटीज को लेकर भी? क्योंकि होटलर्स की जब हम बात करते हैं, मुख्तलिफ होटल्स जो वादी कश्मीर के अंदर हायर किए गए हैं गवर्नमेंट की जानब से, तो उस पर भी एक मोटी रकम जो है उन्हें दी जाती है। लेकिन मोटी रकम देने के बावजूद अगर वहां पर गर्म पानी नहीं होगा, अगर वहां पर साफ सफाई नहीं होगी और साफ सफाई खुद करनी पड़ेगी, तो फिर इस टैक्स का क्या रद्दमल आ जाएगा? इस टैक्स पर लोग नाराज नहीं होंगे तो क्या होंगे? क्योंकि बहुत वक्त से हम देख रहे हैं कि लोग इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन इन शिकायतों का इजाले के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा है। लोगों की शिकायतें हैं कि खान पान को लेकर, साफ सफाई को लेकर लगातार वो शिकायतें करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें गोनो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। और सरकारी अमला है, चाहे वो कोई बड़ा ऑफिसर हो या कोई संतरी या वहां पर कोई भी चपरासी हो, वो भी उन्हें न जाने किस नजर से देखते हैं कि जैसे वो यहाँ पर कैदी हैं। न सिर्फ इतना, बहुत सारे लोग क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से हैं, यहाँ तक कि 3 हफ्ते भी गुजर चुके हैं, यहाँ तक कि 4था हफ्ता भी किसी का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी उनका टेस्ट रिपोर्ट वापस नहीं आ रहा है, उन्हें टेस्ट रिपोर्ट नहीं सौंपी जा रही है। कई सारी फैमिलीज के साथ हमारी भी बात हुई है जिन्होंने कहा है कि उन्हें लगभग 20 दिन से ज्यादा वक्त से क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। कई बार उनके सैंपल्स भी लिए गए हैं, न जाने इन सैंपल्स का रिपोर्ट कहां चला जाता है। तो इस तरह से इन लोगों के अंदर जो क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर है और उनके रिश्तेदार जो है, उनके अंदर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के तई, खासतौर पर श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन के तई काफी गुस्सा और तशवीश नजर आ रहा है। शुक्रिया मीर हिलाल हांजूरी तफसील बताने के लिए। लेकिन नाज़रीन बताएं, अब बात करेंगे जांबाज सिपाहियों की, जम्मू कश्मीर के रखवालों की। ये वो रखवाले हैं जिन पे हमें नाज भी होता है, लेकिन कभी कभी ये ऐसा भी कुछ कर जाते हैं कि शर्म से सर भी झुक जाता है। कुछ मामलात ऐसे भी हैं, पाजी से लेके हाल तक इस पुलिस में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खाकी का खून भी करते हैं, और कई बार इस पर सवाल भी उठे। कल ही का सवाल आपको याद होगा, कल श्रीनगर के एक जाने माने मुअल्लिज, एक कार्डियोलॉजिस्ट की पिटाई की जाती है, सरेआम उसकी पिटाई की जाती है, पुलिस थाने में उसे बंद रखा जाता है, और उस पर जब सवाल उठते तो रियासती पुलिस के सरबराह भी उस पर बात करते, कहते किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज बांडीपोरा की बात है, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो। ये किसी आम शख्स का नहीं है, ऐरा गैरा नथु खैरा कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट का सीनियर मोस्ट ऑफिसर हेल्थ डिपार्टमेंट का सीएमओ इल्ज़ाम लगा रहा है। और बांडीपोरा का सीएमओ इल्ज़ाम लगाते हुए बता रहा है कि जब ऐसा होगा तब वैसा कैसा होगा। ये वो मामला जिस पर हम सवाल भी उठाते हैं, और हम ये मानते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस हमारी है, लेकिन इस हमारी पुलिस को भी कुछ हमारा रोल अदा करना ही पड़ेगा। इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो हालात है उसमें पुलिस और डॉक्टर दो ऐसे तबके जो फ्रंट लाइन पे हैं। हर शख्स पहले पुलिस एहलकार से मिलता है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन सामना उसका पुलिस एहलकार से होता है, और पुलिस एहलकार को सबसे पहले अपनी जिंदगी का खतरा भी रहता है। हो सकता है ये पॉजिटिव केस हो, और पुलिस एहलकार जब इसकी आइडेंटिटी चेक करता है, जब दूसरे मामला देखता है, तो कहीं न कहीं खतरा पुलिस के एहलकार को रहता है कि वो इससे पॉजिटिव हो जाए, उसमें ट्रांसमिट हो जाए। और दूसरी बड़ा पहलू है वो है डॉक्टर्स का। ये बीमार है, ये किस हाल में है, पहुंचता डॉक्टर के पास है, और अगर उसके गले में खराश है तो डॉक्टर गला खोल के देखता है, और अगर वो पॉजिटिव हुआ तो डॉक्टर का पॉजिटिव होना पक्का यकीनी है। लेकिन ये दो पॉजिटिव केसेस जब सामने आते हैं तो हमारे यहाँ नई कहानी निकलती है। एक वीडियो, और उस वीडियो के साथ साथ लोग ये भी कहते हैं कि आखिर कब संभलेगी हमारी पुलिस, कब सुधरेगी हमारी पुलिस, कब हमारा फख्र से सर ऊंचा होगा, हम शान से कह सकें कि हमारी पुलिस है। वो अलग बात है कि कल डीजी पुलिस ने भी बोला, लेकिन आज भी बोलते बोलते बात बोलती तक ही रह गई। मैं भी शाबाश कर आप शाबाश पकड़ो यार, पकड़ो यार, समझता क्या है अपने आप को, सारा हेल्थ बैठ जाएगा। और दिखाई नहीं देता है हेल्थ की गाड़ी है, ये दिखाई नहीं देता है सीएमओ की गाड़ी है। हेल्थ वालों को रोकते हैं, डॉक्टरों को तंग करते हो आप लोग। कल भी एक डॉक्टर को पीटा हुआ है श्रीनगर में। अब किस खेत की मूली हो? हम क्या अपने लिए जान निकलते हैं? जान जोखिम में हमने डाला है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर है, और सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल इस वीडियो के नीचे जो कुछ भी लिखा जाता है उस पर हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि अपनों पे ये सब कुछ इल्ज़ाम लग रहा है, और अपनों पे जब इल्ज़ाम लगे, जब अपनों पे गिला आ जाए तो बहुत दुख होता है। लेकिन श्रीनगर में डॉक्टर भी अपना दुख जता रहे थे। श्रीनगर के हॉस्पिटल में
दुख जताते हुए बता रहे थे कि उन्हें उम्मीद है कि इंक्वायरी होगी और तहकीकात में जो भी सामने आएगा उससे सख्त सज़ा दी जाएगी। इस वक्त श्रीनगर की बात की जाए तो श्रीनगर में हर तरफ वीडियो कैमराज लगे हुए हैं, उनमें भी जो सबूत है वो निकल सकते हैं। डॉक्टर की गलती है या पुलिस के एहलकार की गलती है, ये सामने आ जाएगा। इंक्वायरीज पे कश्मीरी कम भरोसा करते हैं क्योंकि इंक्वायरीज बताई जाती हैं लेकिन उनका आउटकम कुछ नहीं होता है। और अगर इंक्वायरीज होती तो मागाम यानी नारबल में पिछले दिनों जिस बच्चे का कत्ल हुआ उसकी इंक्वायरी का भी सरकार ने कहा था। 1 महीना गुजरने को है, अभी तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आई है। वहां मरे हुए की रिपोर्ट नहीं आई, यहां थप्पड़ मारने पर क्या रिपोर्ट आएगी, क्या इंक्वायरी होगी, ये सवाल शहर में पूछा जा रहा है। लेकिन पूछते हुए ये भी आज डॉक्टर पूछ रहे थे कि आखिर कब तक ये सब चलेगा। और इस सारे के बीच में जिम्मेदारी हमारी पुलिस की है कि वो सारी सिचुएशन को देखते हुए हाथ पांव चलाना तो ठीक है लेकिन उस तरह चलाए कि किसी की आन और किसी की शान को नुकसान ना पहुंचे। और इसी सारे के बीच में अब आन और शान की बात हुई तो आन और शान के साथ कश्मीरी आज वापस घर भी आ रहे। दिल्ली या मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से वो कश्मीरी जो कश्मीर आए हैं बड़े ही मुतमईन और खुश नजर आ रहे थे। और श्रीनगर के हवाई अड्डे पर जो इंतजामात किए जाए गए थे उन्हें देखते हुए आज लगता था कि आज सरकार हमारी कहीं है। कुछ उस तरह के इंतजामात थे कि दिल खुश हो रहा था। प्रॉपर क्यू के दौरान जिसका जो कुछ था उसको उसी तरीके से देखा जाता था, परखा जाता था। और उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो क्वारंटीन सेंटर और ज़रूरत ना हो तो घर होम क्वारंटीन। लेकिन कुछ लोग जो दिल्ली से आए थे हमने उनसे भी बात की, पूछा उनसे कैसा था दिल्ली का माहौल और कैसा है अब पहुंचते हुए आपके दिल का माहौल। 7:30 बजे की फ्लाइट थी, वो हो गई एक 12:20 पे, बहुत डिले हो गया। दिल्ली में डिले हुआ तो बाकी दिल्ली तक एयरपोर्ट तक पहुंचने में किस तरह के इंतजाम थे? दिल्ली सरकार ने इंतजाम किए थे? कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। तो आप कैसे एयरपोर्ट तक पहुंचे? हमने खुद गाड़ी की थी जी, खुद गाड़ी की। अच्छा, उसके बाद श्रीनगर के हवाई अड्डे पे किस तरह के इंतजाम थे? ठीक थे वहाँ पर, ठीक थे। श्रीनगर के हवाई अड्डे पे इंतजाम बहुत अच्छे इंतजाम। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आपका पूरा टेस्ट वगैरह सब कुछ आराम से ले रही थी? अच्छी तरह ले रही थी। बहुत खुश है श्रीनगर? बहुत खुशी, बहुत खुशी। ये 3 महीने आप दिल्ली में लॉकडाउन में रहे, किस तरह के हालात थे? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। मतलब क्या क्या मुश्किल आता है आपको? बहुत मुश्किल, निकलने में मुश्किल, मिलने भी मुश्किल होता था। कश्मीर की याद आ रही थी बहुत। दिल्ली की सरकार कोई मदद कर रही थी? ना ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं, वहाँ बताया जाता है राशन मिलता है आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला उनको, कुछ नहीं मिला उनको। ये खुशी की बेइंतहा खुशी दूर से दिखाई दे रही थी। और श्रीनगर के हवाई अड्डे पर जो इंतजामात थे उसको देख के भी दिल खुश हो रहा था। हर सरकार का हर पुर्जा, वहाँ का नोडल अफसर, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर, वहाँ जितने भी लोग थे, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के लोग थे, डीसी था, तुफैल मत्तू था और महमूद अहमद थे, सब लोग जिस जान फिशानी से काम कर रहे थे, लगता था कि एक उम्मीद है कि सही सब कुछ चलेगा। लेकिन सही सब कुछ बाहर भी नहीं चल रहा है। वो तो जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में वो आते हुए खुशी का इजहार कर रहे थे, लेकिन जो यहाँ पे फंसे हुए, जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में और कश्मीर में मजदूरी करने आए थे, वो यहाँ पे फंसे हैं, उनकी दाद रसी करने की भी ज़रूरत है। एक कॉल हमारे को आती है और ये कॉल बिहार के एक शख्स करते हैं और बताते हैं कि उनकी बात भी अरबाब इक़दार तक पहुँचाई जाए। बात पहुँचाते हुए हम उनकी कॉल को बराह रास्त नशर करते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सर, मैं अनवर अंसारी बोल रहा हूँ। आपसे बीच में एक बार और भी बात किया था मैंने। अनवर अंसारी, बताइए। सर, हम लोग मतलब घर जाना चाहते हैं और मतलब यहाँ पे आ रखी है, कोई बच्चा है यहाँ पे जाओ, कोई बोलता है वहाँ पे जाओ। सर, बहुत परेशान हो गए हम लोग, कुछ आप कीजिए हमारे लिए। आप कहाँ के हैं? सर, अभी तो हम लोग डीसी ऑफिस के पास जो पुल है ना वही पे हैं, खड़े हैं। नहीं है, कहाँ के? जी, आप कहाँ के हैं? हम बिहार के हैं सर। तो आपको बिहार जाना है तो आजकल जहाज वगैरह उठ रहे हैं ना, तो आपने टिकट बनाना है उसका। किसका? जहाज का। जहाज का? हाँ। तो जहाज से सर अभी देखिए 2.5 महीने से कोई कमाया नहीं, किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है। हाँ। और सरकारी बस से मतलब बोलते हैं भेजने के लिए। हाँ। तो सर इनके पास जाते तो बस वाले पास जाते बोलता है डीसी ऑफिस के पास बताओ। हाँ। तो यहाँ पे आते हैं तो मार के भगा देते हैं सर, कोई नहीं सुनता। आप डीसी से मिलो एक बार में, उससे मिलो, उससे बताओ। अंदर जाने एंट्री नहीं करने देते, अंदर हम लोग जाने नहीं देते। बाहर जो पुलिस वाला खड़ा होगा उसको परेशानी अपनी बताओ कि हम पास के लिए ऐसे डीसी आपके पास जा रहे हैं, उनको बताओ, वो समझ जाएगा, वो छोड़ देगा आपको। जी। हाँ। अगर वो नहीं, अब मैं इतना है, मैं आपकी खबर कर सकता हूँ जी। तो, लेकिन आपको तो डीसी से मिलना पड़ेगा, ड्यू काम से मिलना पड़ेगा। इंटर स्टेट पास है, ड्यू काम से मिलना पड़ेगा।
ये उन लोगों की बात जो मुल्क के लोग हैं, यहाँ फंसे हुए वापस जाना चाहते हैं। उम्मीद है कि कोई भी उनकी दस्तरस ज़रूर करेगा, लेकिन कश्मीरी और कश्मीरी का अपना एक निराला अंदाज है, निराला मिजाज है, और इसी मिजाज में जब कोविड हो तो मिजाज में कुछ रंगत और भी बदल जाती है। कश्मीर में इस कोविड के दौरान मौतें जब शुरू हुई तो बहुत से लोगों ने मौतों के जनाजों पर भी आना नहीं चाहा, बहुत से लोग दूर रहे, और अक्सर कहा जाता है कि रिश्तेदार भी दूर रहे। लेकिन कश्मीरी और अपना दर्द दिल लेके आज भी सामने आया, और आज भी कश्मीरियों का एक ग्रुप तैयार बैठा है जो जहां मौत होती है वहां जाके कफन दफन करते हैं। दफन तो नहीं हो पाता है लेकिन वहां कफन करते हैं, दफन तो हो पाता है लेकिन कफन नहीं हो पाता है, और उस सारे में इंतजामात जो हैं, कफन दफन के इंतजामात होते हैं, ये सब कुछ हो रहा है। और श्रीनगर के कमरवारी इलाके का यह ग्रुप लोकल नौजवानों का ग्रुप है। इस ग्रुप ने हमारे साथ बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर उनकी शक्ल, उनका नाम बाहर आ जाएगा तो लोग उनसे सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, लोग उनसे पीछा छुड़ाने की बात करेंगे, और यूं उनकी ज़िंदगी खुद की ख़राब होगी। लेकिन वो खिदमत खल्क के जज्बे के तहत कफन कबर खोदते हैं, चिता को बनाते हैं, जिस तरह भी जो मजहबी रसूम है उसको अदा करने में मदद करते हैं। सरकार को अपने आप ने वॉलंटियर कर रखा है। तो इनके ग्रुप लीडर से ही हमने बात की, जिसने अपना नाम तो सामने रखा है लेकिन पर्दे के पीछे जो लोग हैं वो बड़ी तादाद हैं, 20 के करीबी लोग हैं। ग्रुप लीडर से हमने बात की, हमने उनसे जाना कि क्या है मुद्दा और मकसद आपका इस सारे के बीच में आने का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि ये जो वायरस है लाश से ट्रांसमिट नहीं होता है। मैंने एक दो दिनों पहले मैंने देखा कि एक कोविड की डेथ हुई थी, उनके पास 8 पीपी थे, 8 ही बंदे थे जनाजे को। अगर 9 होता तो 9, तो एक डर सा समा बना है। मैं नहीं चाहता हूं कि हम अगर कोई इसे न मर जाए तो इसकी हालत ऐसी हो जाए हम ऐसे ही इसको डाल दें। मगर ये टीम हमारी फ्रंट फुट पे है, उन्होंने बोला कहीं भी जाना है आप हमें बीच में रहिए क्योंकि हमारे साथ सोशल बाइकआउट ना हो जाए। जो भी आपका है, आपके पीछे की जो टीम है वो क्या क्या करते हैं? कफन दफन में क्या, कफन तो शायद नहीं डाला जाता है, लेकिन दफन वगैरह करने के लिए वो क्या क्या इंतजाम करते हैं? अगर मुसलमान हो जनाजा सारा जो हमारे मुस्लिम रिलीजियस में अहकाम है वो पूरे कर देते हैं टिल उसको दफन करने तक। हिंदू हो तो उसके हिसाब से उसको जलाया जाता है, सिख हो तो उसके हिसाब से। हम ये ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं। हम आप सभी मजहबों के लोग, जितने भी मजहब के लोग हैं कश्मीर में, कोई भी आपको कॉल करता है कि ऐसे दफन करना है, ऐसे डेथ हो गई तो आप वहाँ पहुँचते हैं? आप उनका सब मजहबों का, कोई मजहब वगैरह नहीं है? कोई भी कॉल ये न कर सकता है। ये मैंने अपने फेसबुक पे भी अपना फ़ोन नंबर भी छोड़ा है कि किसी को भी ज़रूरत हो आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, कहीं से भी मैं आपको भिजवा दूंगा। ये खिदमत खल्क का जज्बा कश्मीरियों में, और इसी जज्बे के तहत दूसरों का काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। इन नौजवानों को सलाम हम ज़रूर करते हैं, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि हालात वाक़ात में लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके ALC दोनों गर्म में। लाइन ऑफ कंट्रोल में दौरान शब बड़ी गोलाबारी भी हुई है, नुकसान भी हुआ है, मवेशियों की मौत भी हुई है, और जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान की खबरें हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान गोलाबारी के दौरान, लेकिन एक्चुअल कंट्रोल लाइन यानी हिंदुस्तान और चीन के दरमियान भी लद्दाख में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कहा जाता है कि लद्दाख में चीनी बड़ी चूचा कर रहे हैं, और चूचा करते हुए कुछ इधर को हाँकने की कोशिश करें। लेकिन आज लद्दाख के एरिया से खबर यही आई कि आर्टिलरी जो कुछ भी है उनका मुकाबला करने के लिए बॉर्डर्स के फॉरवर्ड पोस्ट पे पहुंच चुका है। और कुछ हल्के इसी हवाले से ये भी कहते हैं कि आने वाले दिन चीन को सबक सिखाने के दिन होंगे। हिंदुस्तान की तरफ से करारा जवाब दिया जाएगा चीन को आने वाले दिनों में, और उसको मुंह की खाने भी पड़ सकती है, क्योंकि इधर के जियाले जब चीन को चूचू को रोकेंगे तो उसकी क्या मजाल कि वो सामने से खड़ा भी हो जाए। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह चीन को चटकारा जाएगा। आने वाले वक्त में चीन को हम ज़रूर चटकारेंगे, और पूरी तरह से चीन का ये भी कहा जाता है कि चीन का चूचू हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन श्रीनगर से अभी मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि रब कायनात की रही मर्जी। फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।